जी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, नमस्कार साथियों। जी गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग श्री हेमंत, अनिल, सुनील, मुकेश, पंकज, गजनी, धर्मेंद्र, सोनू, आकाश, सत्यम, रचना, मुकेश, आरती, प्रियंका, पूजा, प्रीति, यश, ऋषि, किरण, बबलू, संगम, आशीष, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक होगा प्यारे बच्चों, वो संज्ञा के 3 भेदों की चर्चा हम कर चुके हैं इससे पहली क्लास में। इसके बाद हमें पढ़ना है समूहवाची और द्रव्यवाची संज्ञा, और उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सर्वनाम। तो हम पढ़ रहे हैं विकारी शब्द, और विकारी शब्दों के अंतर्गत 4 प्रकार के शब्द आते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इनको विकारी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये किसी भी लिंग, वचन, काल, कारक में कभी परिवर्तित नहीं होते। तो जो कभी किसी लिंग, वचन, काल, कारक में परिवर्तित ना होता हो तो वो क्या कहलाता है? जो परिवर्तित हो जाए वो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। और जो ना होता हो वो क्या कहलाता है? अविकारी, अर्थात अव्यय और निपात। तो यहाँ पे हमें जो आज पढ़ना है वो विकारी शब्दों में जो परिवर्तित हो जाते हैं उनके अंदर हम पढ़ रहे हैं संज्ञा के भेद। और संज्ञा के भेदों में आज चर्चा होगी 4th की, और वो है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। और इस समूहवाचक संज्ञा के अंदर आपको ये ध्यान रखना है, जैसे सभा है, समिति है, संघ है, संगठन शब्द है, संस्था शब्द है, सेना, कक्षा, भीड़, झुंड, झुरमुट, कबीला, काफिला, गुंछा, गिरोह, जत्था, बाजार, पुंज आदि। ये सब क्या बताते हैं जी? राधे राधे। तो आपको ये ध्यान रखना है, गुड मॉर्निंग। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जिन शब्दों से हमें समूह का बोध हो, गैदरिंग का बोध हो, एक ही तरह की वस्तुओं का एक ही स्थान पर, प्यारे बच्चों, जब गैदरिंग, एकत्रित होने का हमें ज्ञान होता है, वो संज्ञाएं कहलाती है समूहवाची संज्ञा। इसी को बंद कर दो। वो क्या कहलाती है? समूहवाची संज्ञा। तो अपने आप में ये जितने भी यहाँ शब्द लिखे हैं ये समूहवाची संज्ञा है, क्योंकि सभा, समिति, संघ एक व्यक्ति का नहीं होता, बल्कि अनेक व्यक्तियों के इन्वॉल्वमेंट से ही सभा, समिति, संघ, संगठन और संस्था का संचालन होता है। ऐसे सेना भी प्यारे बच्चों एक व्यक्ति की नहीं होती, उसमें भी एक ही तरह का काम करने वाले अनेक व्यक्तियों का जो समूह होता है वही सेना कहलाती है। जो रक्षा का काम करता है, जो पढ़ने पढ़ाने का काम जहाँ होता है वो कक्षा कहलाई, जहाँ किसी उद्देश्य के लिए एक जगह इकट्ठा हुआ है वो भीड़ कहलाई।
तो आपको यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो ये पर्टिकुलर शब्द दे के पूछ लेगा कि इसमें से बताइए कौन सी संज्ञा समूहवाचक संज्ञा है, और दूसरा आपसे ये पूछ सकता है कि वो पर्टिकुलर कोई सेंटेंस देगा और उस सेंटेंस के आधार पे भी आपसे पूछ सकता है। चलो जी, अच्छा है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। देखो टीचर के लिए भी यही होता है, टीचर सभी एफर्ट्स लगाते हैं, लेकिन एफर्ट्स के साथ साथ, मैटर के साथ साथ मेन चीज टीचर की होती है उसके स्किल, और उसको आप टीचिंग मेथड्स भी बोल सकते हो, उसको प्यारे बच्चों स्किल्स भी बोल सकते हो। और वो चीजें ये होती है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हैं, वो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बैकग्राउंड हिंदी नहीं रहा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक लंबे समय तक पढ़ाई से दूर हो चुके थे, अर्थात तमाम जिम्मेदारी या नौकरी की वजह से वो टाइम नहीं दे पाए थे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल और केवल पेपर के नजदीक ही रह के चीजों को तैयार करते हैं, क्योंकि उनके पास बाकी फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है, क्योंकि जॉब है, घर की जिम्मेदारी है। और जब हम उनके हिसाब से माइंड सेट करके चीजों को वहां तक पहुंचा देते हैं कि वास्तव में वो पेपर में अच्छी तरह लॉजिकली उस क्वेश्चंस का राइट आंसर दे के आए, और उसको पता भी हो कि तेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं और ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो इसका कारण ये है, तो वो वास्तव में पढ़ाई होती है। अब मान के चलो आप पेपर तो दे के आए, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि कितने क्वेश्चन सही और कितने गलत हुए हैं, और आप आंसर की का वेट कर रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं, आपका सिलेबस ही क्लियर नहीं था। जिस बिना सिलेबस को सही तरीके से क्लियर करे आप पेपर देने गए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी कंडीशन है, लॉजिक है, वो उस तरह से रखा गया है ताकि जिससे जितनी भी क्वेश्चंस की वेराइटी बन सकती है और जितने भी तमाम तरह के क्वेश्चंस लॉजिकली वहां से पूछे जा सकते हैं, पूछे गए, वो भी कवर हो जाए, और कॉन्सेप्ट इस तरह से क्लियर हो कि उसके आधार पे आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आप आंसर टैली करके भी आंसर दे सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप आंसर दोगे, आंसर टैली करके भी आंसर दिए जा सकते हैं। दूसरी तरह के जो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं सेंटेंस के आधार पे। सेंटेंस क्या देगा? तीर्थ यात्रियों का इनमें से कोई एक शब्द आएगा, ये सारे ऑप्शन है जो ऊपर व्हाइट में लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से क्या आएगा। जी बताइए। ये ऊपर कुछ शब्द लिखे हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे समूह का हमें बोध करा रहे हैं, गैदरिंग का बोध करा रहे हैं। एक ही स्थान पर एक ही तरह की या अलग अलग तरह की वस्तुओं को इकट्ठे होने का ज्ञान कराते हैं, तो इसी वजह से ये सारे समूहवाची संज्ञा कहलाए। दूसरा सेंटेंस दे के पूछा जाता है समूहवाची संज्ञा में कि तीर्थ यात्रियों का निम्नलिखित में से क्या जाएगा, तो यहाँ कौन सा शब्द आ सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि तीर्थ यात्रियों के लिए इन दिए गए शब्दों में से केवल और केवल हम जिसका प्रयोग कर सकते हैं वो है जत्था शब्द, क्योंकि तीर्थ यात्रियों का हमेशा क्या जाएगा, जत्था जाएगा। तीर्थ यात्रियों का झुंड भी नहीं जाता, तीर्थ यात्रियों की भीड़ भी नहीं होती है, सेना भी नहीं होती,
तीर्थ यात्रियों के लिए केवल और केवल हम जत्था का प्रयोग करेंगे। क्लियर। इसके बाद है ऊंटों का। ऊंट का प्रयोग हम पहले वाहन के रूप में करते रहे हैं लंबे समय तक, तो इसीलिए यहाँ वाहनों के लिए या किसी पशु का अगर वाहन के रूप में हम प्रयोग कर रहे हैं, उनके लिए प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, हम किसका प्रयोग करते हैं? काफिले शब्द का। किसका है? काफिला। तो यहाँ कौन सा शब्द आएगा? ऊंटों का काफिला जा रहा है। और वाहन के लिए भी कौन सा शब्द आएगा? यहाँ पे काफिला शब्द आएगा। वाहनों का झुंड नहीं जाता है, न कबीला जाता है, ठीक है, न भीड़ जाती है, वो क्या है? काफिले शब्द का प्रयोग। इसके बाद जानवरों का हमेशा क्या होता है? भीड़ नहीं होती। जानवरों के लिए केवल और केवल हम झुंड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? झुंड का प्रयोग। वनस्पति और पेड़ पौधों के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो होता है झुरमुट। वनस्पतियां हमेशा झुरमुट में पाई जाती है, झाड़ियां पेड़ पौधे हमेशा झुरमुट में पाए जाते हैं, कभी झाड़ियों का झुंड नहीं होता। तो इसीलिए पर्टिकुलर कोई एक शब्द किसी एक सेंस के लिए रूढ़ हो चुका है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। तो ऊंटों का झुंड नहीं होता है। ऊंटों का हमेशा, जब प्यारे बच्चों यहाँ वो कह रहा है कि जा रहा है, तो इसका मतलब ऊंटों का झुंड नहीं जाता है। वहां पशुओं के लिए तो हम झुंड का प्रयोग करेंगे, यहाँ ऊंट का प्रयोग हम वाहन के लिए कर रहे हैं। तो वो कह रहा है ना कि ऊंटों का जा रहा है, तो झुंड नहीं आएगा, ऊंटों का क्या आएगा? काफिला आएगा, क्योंकि हम वाहन के रूप में ऑलरेडी ऊंट का प्रयोग करते आए हैं। तो इसीलिए यहाँ ऊंटों का काफिला जा रहा है, वाहनों का काफिला जा रहा है, जानवरों का यहाँ कोई भी प्यारे बच्चों पशु आ जाएगा, ठीक है। तो वहां जब वो झुंड और काफिला दोनों देगा और ऊंट शब्द का प्रयोग करेगा, तो आपको किसका प्रयोग करना है? काफिले का। और जब काफिला ऑप्शन में नहीं होगा और वो ऊंट का किसी दूसरे सेंटेंस में प्रयोग करना चाहता है, तो वहां किसका प्रयोग होगा? प्यारे बच्चों, झुंड का प्रयोग होगा। दूसरा आपको ध्यान रखना है, व्यक्तियों की हमेशा भीड़ होती है, व्यक्तियों का कभी झुंड नहीं होता है। आप कहोगे वहां व्यक्तियों का झुंड लगा हुआ था, ठीक है, बाजार में जो है झुंड के झुंड में व्यक्ति आ रहे थे, तो झुंड नहीं है, वो भीड़ शब्द का प्रयोग होगा। आदमियों के लिए, व्यक्तियों के लिए किसका प्रयोग करेंगे? भीड़ शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो इसीलिए पर्टिकुलर ये शब्द किसी एक सेंस को बताने के लिए रूढ़ हो चुके हैं, और ये कहलाता है हमारा संज्ञा का चौथा भेद। कौन सा भेद है? फोर्थ भेद। इसके बाद में हमें पढ़ना है यहाँ पे पांचवा भेद, और पांचवा है हमारा लास्ट वाला, द्रव्यवाचक संज्ञाएं। कौन सा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। और इस द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आपको नोट करनी है ये 5 कंडीशन। एक कंडीशन होता है ये ठोस व तरल पदार्थ के रूप में पाई जाती है। दूसरा, धातु और अधातु के रूप में होती है। इनको मापा व तोला जाता है। फोर्थ, ढेर के रूप में पाई जाती है। अगणनीय होती है, अर्थात गिना नहीं जाता, अगणनीय होती है। अब इसके अंदर हम कौन कौन से लेंगे, मैं यहीं पे लिख देता हूं। जब हम कह रहे हैं कि ठोस व तरल पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं, तो ठोस क्या है? पत्थर। तरल पदार्थ क्या है? पानी। कोई भी लिक्विड हो सकता है।
धातु क्या है? सोना। धातु क्या है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जितनी गैस होती है। इनको मापा व तोला जाता है। मापते किसे हैं? दूध को। चावल क्या है? तोल के लेते हैं। तेल क्या है? मापते हैं। ढेर के रूप में पाई जाती है। मिट्टी क्या होती है? ढेर के रूप में अगणनीय होती है। जैसे सब्जी, फल, इनको गिना नहीं जा सकता। और भी हम बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं। आटा, हम प्यारे बच्चों, चना, दाल, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, गिन के नहीं लेते। तो आपको ये ध्यान रखना है, नहीं, घोड़ों के लिए काफिले का प्रयोग नहीं होता, हमेशा ऊंट के लिए हुआ है। क्योंकि रीजन क्या है ना, काफिला जो शब्द है वो अरबी भाषा का है, और अरब कंट्री के अंदर वाहन के रूप में बाकी कुछ था ही नहीं, वो रेगिस्तान है। और रेगिस्तान में केवल और केवल जो वाहन था उनके पास वो ऊंट था, इसलिए काफिले का प्रयोग वो ऊंटों के लिए करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ रेगिस्तान का जो क्षेत्र था वो राजस्थान को छोड़ के बाकी दूसरी जगह नहीं था। हम तमाम तरह की गाड़ियों का प्रयोग कर रहे थे, वाहनों का प्रयोग कर रहे थे, इसीलिए वहां वो शब्द पर्टिकुलर ऊंटों के लिए ही प्रयोग होता था, क्योंकि वहां ऊंटों का काम केवल और केवल वाहन था। तो इसलिए जहां से जो शब्द चलते हैं और वो उसकी परंपरा का निर्वहन करते हैं, वो रूढ़ बन जाते हैं, अर्थात वो उसी सेंस में जाने जाते हैं। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो शब्द हम प्रयोग कर रहे थे ऊंटों के लिए, वो काफिले के रूप में, वो वहां जहां वाहनों के रूप में प्रयोग किया गया वहीं से वो प्रचलन में शब्द आया, और उसी के बाद वो तमाम लोगों के पास शब्द पहुंचा, और आज भी हम वो उसी परंपरा के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद पांचवी जो संज्ञा है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये ठोस व तरल पदार्थ के रूप में पाई जाती हैं। अब पत्थर अपने आप में ठोस है, अब कोई आपसे पूछने लगे लकड़ी बताइए क्या है, तो वो भी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। जितनी भी आज आप संज्ञा पढ़ रहे हो, ये सारी की सारी संज्ञाएं जातिवाचक है। जितनी भी समूहवाची आपने पढ़ी वो भी सारी जातिवाचक संज्ञा थी। अब सेना कह रहे हैं तो सेना किसी एक जाति को बता रहे हैं, और उसमें से सीआईएसएफ, बीएसएफ, वायुसेना, थल सेना, और प्यारे बच्चों ये जितने भी हैं, ठीक है, सीआरपीएफ, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। जब सेना में से आपने अलग अलग निकाली, वायुसेना को अलग निकाला, थल सेना को अलग निकाला, तो वो अपने आप में क्या कहलाया प्यारे बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो वहां जो समूहवाची और द्रव्यवाची संज्ञा का प्रयोग ऑलरेडी इंग्लिश में हो रहा था। हमारे यहाँ तो संस्कृत में केवल 3 ही संज्ञा थी, और उस संस्कृत के आधार पर ही हम मूल 3 संज्ञाओं का प्रयोग कर रहे थे, जिनमें एक जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा थी। लेकिन जब इंग्लिश का प्रभाव हिंदी पे पड़ा तो फिर हमने 5 प्रकार की संज्ञाओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया। और जब 5 प्रकार की संज्ञाओं का हमने प्रयोग करना शुरू किया तो फिर संज्ञा के भेद बन गए 5। जब क्वेश्चन आता है कि मूल संज्ञा के भेद कितने हैं, तो राइट आंसर है 3, और संज्ञा के कुल भेद कितने हैं, तो राइट आंसर है 5। अब यही जो संज्ञा है, जैसे पत्थर है, पत्थर में भी बहुत सारी क्वालिटी है, बहुत सारे, तो वो जाति बनेगा, और उसमें से किसी एक की बात करेंगे पत्थर की, तो प्यारे बच्चों मतलब काला पत्थर, लाल पत्थर की बात करेंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब उसमें से भी प्यारे बच्चों ग्रेनाइट पत्थर अलग होता है, तमाम तरह के अलग अलग प्रकट होते हैं, तो वहां वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बनेगा। अब पानी कह रहे हैं, अब मीठा पानी है, नमकीन पानी है, खारा पानी है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, और पानी उस कंडीशन में जातिवाचक कहलाया। लेकिन यहां जब उसको द्रव्यवाचक पूछना होगा तो वो जातिवाचक ऑप्शन में नहीं देगा, और जब यही सारे शब्द उसको जातिवाचक में पूछने होंगे तो वो द्रव्यवाचक को ऑप्शन में नहीं देगा। अगर वो दोनों में ही पूछेगा तो एक ऑप्शन जातिवाचक होगा, एक द्रव्यवाचक, और ऑप्शन में एक ये होगा कि पहला व दूसरा दोनों। तो उस कंडीशन में फिर वो ये नॉलेज चेक करना चाहता है कि क्या आपको पता है कि जितनी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं वो सारी की सारी जातिवाचक है। मैंने यहाँ क्या लिखा है? सब्जी। तो सब्जी के अंदर सारी सब्जी आ जाती है। अब इसके अंदर बैंगन भी आ जाएंगे, आलू भी आ जाएंगे, टमाटर भी आ जाएंगे, गोभी भी आ जाएगी। तो वो आलू टमाटर ये क्या है अपने आप में प्यारे बच्चों? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। और जब सब्जी कह रहे तो जातिवाचक संज्ञा हुई। अब आलू के अंदर भी कोई अलग अलग प्रजाति है कि पहाड़ी आलू है, गुजराती आलू है, या कोई दूसरा आलू आ गया, तो वो आलू अपने आप में जाति कहलाया, और उसके अंदर जो पहाड़ी आलू है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। जैसे आम था, आम जातिवाचक भी और व्यक्तिवाचक भी है, और आम यहाँ द्रव्यवाचक भी है,
क्यों? क्योंकि आम को तोल के लिया जाता है, और जिसको तोला जाता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। तो जिसकी समझ में ये आ गया कि आम कब द्रव्यवाचक बनेगा, आम कब व्यक्तिवाचक बनेगा और आम कब जातिवाचक बनेगा, वो बनेगा सरकारी आदमी। और जिसकी समझ में ये नहीं आया वो बनेगा विद्वान लेखक और साहित्यकार, और भर्ती होगा 2024 में जाके। क्योंकि आपको यही हम बता रहे हैं, ये सारी की सारी संज्ञाएं। अब चावल शब्द आ गया तो चावल जातिवाचक भी है। अब उसमें से प्यारे बच्चों लाल किले वाला चावल आ गया, बासमती चावल आ गया, या चावल की अनेक प्रजातियां हैं, वो व्यक्तिवाचक कहलाएंगे। और चूंकि चावल को तोल के लिया जाता है इसीलिए वो क्या कहलाएगा? अपने आप में द्रव्यवाचक। दूध अपने आप में जातिवाचक है, लेकिन बकरी का दूध, ऊंटनी का दूध वो व्यक्तिवाचक कहलाएगा। और दूध क्या कहलाए? यहाँ जातिवाचक। अब मीठा दूध, खट्टा दूध, ये क्या कहलाया? व्यक्तिवाचक। और दूध क्या क्या? जातिवाचक। और जब उसको जाति व्यक्ति पूछना ही नहीं, तो दूध को चूंकि हम माप के लेते हैं, लीटर में लेते हैं, मिलीलीटर में लेते हैं, तो इसीलिए प्यारे बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, दूध को जब मापा जाता है तो कहलाया द्रव्यवाचक। तो द्रव्यवाचक संज्ञाओं की जो कंडीशन है कि ये ठोस और तरल पदार्थ के रूप में होते हैं। अब वो तरल पदार्थ कोई भी हो सकता है, चाहे वो घी है, वनस्पति घी है, डालडा है, चाय है, कॉफी है, साई यानी कि इंक है, जितने भी दुनिया में लिक्विड है, तो प्यारे बच्चों जो गिरने के बाद स्वयं बह जाते हैं, वो सारी की सारी संज्ञाएं द्रव्यवाचक हुए। अब उसमें चाहे तेल आ जाए, घी आ जाए, पानी आए, चाय आए, कॉफी आए, साई आए, एनीथिंग कुछ भी आ जाए। तो इसके बाद में धातु है, धातु में यहाँ सोना लिखा, तो चांदी भी तो धातु है, लोहा भी धातु है, तांबा भी धातु है। तो ये लोहा, सोना, चांदी, तांबा ये सब क्या है? कांस्य, ये सब क्या? धातु है। और जब धातु है तो ये क्या कहलाए? द्रव्यवाचक संज्ञा। अधातु जितनी भी गैसें हैं सारी अधातु हैं। अब कोई आपसे नमक पूछने लगे, नमक बताओ, क्या नमक को आप तोल के लेते हो? और जब नमक को तोल के लेते हो तो स्वाभाविक बात है वो द्रव्यवाचक संज्ञा हुआ। और लेकिन नमक अपने आप में जातिवाचक भी है, क्योंकि काला नमक भी होता है, सेंधा नमक भी होता है, और व्हाइट नमक भी होता है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, टाटा का नमक भी होता है, पतंजलि वाला नमक भी होता है। तो नमक अपने आप में जातिवाचक है, और टाटा और पतंजलि का जो नमक है वो व्यक्तिवाचक हुआ। और जब वो पूछना ही नहीं चाहता व्यक्तिवाचक में, जाति में, और वहां ऑप्शन दिया है अपने आप में द्रव्यवाचक, तो राइट आंसर क्या हुआ? नमक द्रव्यवाचक। क्यों? क्योंकि नमक को आप तोल के लेते हो। तो जितने भी धातु है, धातुएं होती है, वो भी क्या कहलाती है? द्रव्यवाचक। इनको मापा व तोला जाता है। जैसे दूध है, चाय है, कॉफी है, आप इनको क्या करोगे? मापोगे, तोलोगे। चावल है, तोल के लोगे। तेल है, लीटर माप के लोगे। अब तेल में मिट्टी का तेल होगा, ठीक है, उसके साथ साथ प्यारे बच्चों सरसों का तेल होता है, सूरजमुखी का तेल होता है, ठीक है, एनीथिंग, बहुत सारे, तारपीन का तेल होता है। अब तेल अपने आप में जाती हुआ। अब उसमें से भी ये चीजें मैं पहले भी बता चुका हूं। तो तेल क्या हुआ? अपने आप में जाती हुआ। और उसमें मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल, सूरजमुखी का तेल, ये सब क्या कहलाए? सरसों का तेल व्यक्तिवाचक कहलाए। और जब उसे नहीं पूछना व्यक्ति जाति, तो तेल क्या कहलाया अपने आप में? क्योंकि तेल को तोला जाता है और मापा जाता है, और जब मापते हैं, तोलते हैं, तो इसलिए इसे क्या कहलाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। मिट्टी क्या होती है? ढेर के रूप में पाई जाती है। मिट्टी क्या होती है? ना मिट्टी को हम मापते हैं, ना मिट्टी को हम तोलते हैं। मिट्टी हमेशा जो होती है वो ढेर के रूप में होती है, और जो चीज ढेर के रूप में होती है वो कहलाती है द्रव्यवाचक संज्ञाएं। और मिट्टी जातिवाचक भी है, क्योंकि काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी भी होती है, और वो काली मिट्टी, दोमट मिट्टी और बलुई मिट्टी कहलाती है व्यक्तिवाचक। क्लियर? इसके बाद में सब्जी है, फल है, आटा है, चना है, ये सब है क्या है? अगणनीय है। अगणनीय जिसको गिना ना जा सके। अब अंडे कोई पूछ लिया आपसे, अंडे बताओ क्या है, तो वो भी अगणनीय है। मान के चलो किसी को 1000 अंडे चाहिए, तो वो गिने के थोड़े ही लेगा, तो वो तोल के देगा। तो इसलिए जिसको तोला जाए वो क्या कहलाता है? अपने आप में द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहां पर मूल संज्ञा के भेद वास्तव में क्या थे? 3 थे। लेकिन ये सारी की सारी संज्ञाएं जब अलग अलग पढ़ने लगे तो हम द्रव्यवाचक संज्ञाओं के अंदर भी इसका प्रयोग करने लगे। तो जिसको भी मापा जाता है, तोला जाता है, खूब दिमाग ही नहीं लगाना। अब कुछ बच्चे क्या करे? सर धन है। अब धन का देखो कंडीशन, जब आपको कुछ पता ना चले तो आंसर टैली भी तो कर सकते हैं। तो अगर वो किसी की जाति, वर्ग, समुदाय, समष्टि का बोध कराता है तो वो जातिवाचक कहलाएगा। अगर वो किसी इंडिविजुअली किसी एक की बात करता है तो प्यारे बच्चों वो क्या कहलाएगा? अपने आप में व्यक्तिवाचक। अब वो गैदरिंग का बोध करता है, एक जगह, एक स्थान पर एक ही वस्तु, अनेक वस्तुओं का एक स्थान पर, जैसे बाजार है। बाजार क्या है? एक ही सामान की अनेक दुकानें।
अनेक सामान की अनेक दुकानें, तो वो क्या था, उस अपने आप में समूहवाची बना। तो वहां आंसर टेली करके भी आंसर दिए जा सकते हैं। और यहाँ द्रव्यवाचक के क्या है, ठोस है, तरल है, धातु है, अधातु है, मापा तोला जाता है, ढेर के रूप में होता है, अगणनीय होता है। और जब धन को कह रहे हैं और उसकी काउंटिंग होती है तो स्वाभाविक बात है वो द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं होगा, तो धन वो जातिवाचक, और उसके अंदर तमाम सारे के सारे धन आ जाएंगे जितने भी है। अब वो रुपए हैं, चाहे वो प्यारे बच्चों डॉलर हैं, एनीथिंग, किसी भी रूप में, चाहे वो सोने के रूप में धन हो या जमीन के रूप में हो या पशुओं की प्रॉपर्टी के रूप में धन हो। तो अगर वो कह रहा है पशुधन, तो वो व्यक्तिवाचक है, धन में से एक निकाल लिया आपने पशुधन, तो वो क्या कह रहा है अपने आप में, तो वो व्यक्तिवाचक कहलाया जब पशुधन की बात। और धन क्या हुआ, जाति, क्यों, क्योंकि वो वर्ग, जाति, समुदाय का बोध करा रहा है, समष्टि का बोध करा रहा है, एक ही तरह की वस्तुओं का बोध करा रहा है। तो ये हो गई हमारे संज्ञा के पांचों वेद कंप्लीट। इसके बाद में जो हमें पढ़ना है वो है सर्वनाम। और सर्वनाम क्या होता है, जो सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त हो। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य की सुंदरता में वृद्धि होती है। सर्वनाम विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता, बल्कि इनके लिंग का निर्धारण क्रिया पद से होता है। सर्वनाम दो तरह के होते हैं, एक मूल सर्वनाम, दूसरे यौगिक सर्वनाम। चीजों को नोट करो और समझो। हाँ, क्लियर तब नहीं दिखेगा जब आपकी सेटिंग खराब हो गई। जब आप ने प्यारे बच्चों, जो आप लोगों को फ्रीक्वेंसी क्वालिटी दी गई है वीडियो को सेट करने की, वो 144 भी दी गई है, 360 भी दी गई है।
तो जब आप उसके साथ छेड़छानी कर देते हो तो आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा। दूसरा, जब आपके पास नेट की स्पीड कम हो, प्रॉपर नेट ना हो, रेंज ना हो, आपके पास सही रेंज ना हो नेट के, तब भी आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा। यहाँ से सब कुछ ओके है और बाकी तमाम बच्चे आपको छोड़ के बिना दिक्कत के साथ पढ़ रहे हैं। पहली बार हिंदी पढ़ रहे हैं, अच्छे से समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। विशेषता, संज्ञा, व्यक्तिवाचक, ना नहीं ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा ही कहते हैं हम, ठीक है। ये थोड़ा ही है कि वो किसी की विशेषता बताए वही व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी की विशेषता बताए वो तो विशेषण कहलाएगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्यों कहलाएगा। हम बहुत सारे विशेषणों से संज्ञा बनाते हैं और बहुत सारी संज्ञाओं से विशेषण बनाते हैं, तो जिसकी वजह से ऐसा आपको लगता है कि ये विशेषता को बताने का काम करते हैं। दूसरा, व्यक्तिवाचक संज्ञा अपने आप में जब बहुतों में से किसी एक को छांटे, अलग करे, और वो छांटना उसके गुण, धर्म, जाति, रंग, रूप किसी भी आधार पे हो सकता है। तो जब बहुतों में से किसी एक को अलग कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है अपने आप में। आम में से दशहरी आम सबसे मीठा होता है, तो आम में से हमने एक निकाल लिया दशहरी आम, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया, ठीक है। चलो, तो यहां पे क्या हुआ कि सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पे किया जाता है। अब इनको समझो, इन पॉइंटों को। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, इसका मतलब हुआ कि पहले संज्ञा हटेगी तब उसके स्थान पे हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां उच्चारण करूं कि महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ, महात्मा गांधी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई, महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया और महात्मा गांधी के द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाकर देश को आजादी दिलाई। मैंने 4 सेंटेंस प्रयोग किए और चारों के चारों में महात्मा गांधी महात्मा गांधी महात्मा गांधी शब्द का प्रयोग किया। लेकिन अगर मैं पहले सेंटेंस में महात्मा गांधी शब्द का प्रयोग करूं और उसके बाद में लिखूं कि पहले सेंटेंस में तो मैंने प्रयोग किया महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ, क्लियर। फिर है इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई, महात्मा गांधी के स्थान पर क्या प्रयोग किया मैंने, इनकी प्रारंभिक शिक्षा, ये इनकी सर्वनाम है। दूसरा है इन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया, ये इन्होंने क्या है। फिर है इनके द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाकर देश को आजादी दिलाई। तो ये जो इनके, इन्होंने और इनके हैं, ये जो तीनों शब्द आए हैं इस महात्मा गांधी संज्ञा के स्थान पे आए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, संज्ञा की तरह नहीं होता, संज्ञा की तरह नहीं होगा। वहां कई बार स्टेटमेंट होती है कि निम्नलिखित में सर्वनाम से संबंधित शुद्ध या अशुद्ध कथन बताइए, सत्य या असत्य कथन बताइए। तो जिस स्टेटमेंट में ये लिखा हो कि सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की तरह होता है तो वो स्टेटमेंट ही गलत है। संज्ञा हटेगी, उसके स्थान पे सर्वनाम आएगा, क्लियर। दूसरा फिर क्या हुआ कि सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति अर्थात आवर्ती को रोकता है। अब मैंने इससे पहले जो आपको एक स्टोरी बताई महात्मा गांधी के बारे में, उसमें हर सेंटेंस में मैंने महात्मा गांधी शब्द का संज्ञा के रूप में प्रयोग किया, लेकिन बाद में वही स्टोरी मैंने चेंज करके इनकी, इन्होंने, इनके द्वारा शब्द का प्रयोग किया गया। तो उससे हुआ क्या, जो बार बार महात्मा गांधी शब्द संज्ञा के रूप में रिपीट हो रहा था, उस रिपीटेशन को रोकने के लिए ही हमने सर्वनाम का प्रयोग किया। तो इसलिए सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को भी रोकने का काम करते हैं। बार बार महात्मा गांधी शब्द आएगा और कोई सुनेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य की सुंदरता में वृद्धि होती है। अब आप ये देख ही चुके हैं प्यारे बच्चों, 2019 के लोकसभा इलेक्शन के अंदर एक तरफ से चिल्लाया जा रहा था कि मोदी चोर है, मोदी चोर है, मोदी चोर है, वहां मोदी संज्ञा शब्द था। और दूसरी तरफ से चिल्लाया जा रहा था कि इन्होंने 60 साल तक शासन किया, इन्होंने 60 साल तक शासन किया, इन्होंने 60 साल तक शासन किया। तो ये जो इन्होंने है ये सर्वनाम था और जो ये मोदी जो था वो संज्ञा था। और जब लोगों को ये लगा कि मोदी चोर है, मोदी चोर है, कि राहुल गांधी और कांग्रेस वालों के पास सिवा किसी की बुराई के इनके पास और कोई दूसरा काम नहीं है,
क्योंकि आप किसी का डायरेक्ट नाम लेके अगर वास्तव में उसकी बेइज्जती करोगे या किसी को नाम लेके भी आप पुकारोगे तो वो अच्छा नहीं माना जाता, अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप उसको आप कह के बुलाओगे कि आपको ही मैं बुला रहा हूं तो उसको अच्छा लगता है। क्योंकि सर्वनाम का प्रयोग वाक्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य की सुंदरता में वृद्धि होती है। 2019 का इलेक्शन, आप ये मत सोचो कि लोग अपने कार्यों पे इलेक्शन लड़ते हैं। उसमें बहुत सारे काम होते हैं फाइनल रिजल्ट आने में। उसमें ऐसे ऐसे एक्सपर्ट लोग काम करते हैं कि कौन सा प्यारे बच्चों और डायलॉग हमें यूज करना है, कौन सा नहीं करना है, किस मुद्दे को भुनाना है और किस मुद्दे को नहीं भुनाना, उसके पीछे एक्सपर्ट्स काम करते हैं। तो वहां गलती कांग्रेस से ये हुई कि नाम लेके अटैक किया गया। और दिल्ली के अंदर केजरीवाल दोबारा इसलिए आए कि केजरीवाल ने यह गलती नहीं की जो कांग्रेस ने की, क्योंकि उसने नाम लेके अटैक नहीं किया। अगर नाम लेके आप किसी की बुराई करो, वो कितना भी निकम्मा हो, कितना भी बुरा हो, तो ये वास्तव में हमारी एक शालीनता है, वो जिससे वो भंग हो जाती है। तो नाम लेके कभी बुराई, इन्होंने क्या किया बीजेपी वालों ने कि इन्होंने कभी नहीं कहा कांग्रेस ने किया, सोनिया गांधी ने किया, राहुल गांधी के दादा परदादाओं ने किया कि 60 साल तक, इन्होंने कहा इन्होंने 60 साल तक शासन। अब पब्लिक अपने आप समझ रही है 60 साल तक शासन किन्होंने किया, वो कांग्रेस ने किया। तो पब्लिक के ऊपर भी छोड़ दो कि वो सोचे, वो अपने आप निर्णय लेके आए। तो डायरेक्टली सारी चीज अंदर की आप उगल दोगे तो वो निंदा मानी जाती है और निंदा कभी स्वीकार नहीं की जाती। तो यहां सर्वनाम के प्रयोग से आप किसी का डायरेक्ट नाम मत लो। और आपने देखा भी होगा, बोलते समय भी हम ज्यादातर नाम ना लेके किसी का, अब पब्लिक प्लेस में जब बोल रहे हैं तो सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, यार इन लोगों ने तो हद कर दी। और वहां किसी का नाम लेके कहे तो इसने हद कर दी तो झगड़ा हो जाएगा, इन लोगों ने हद कर दी, चाहिए वो सामने ही खड़ा हो, वहां वास्तव में उसको भी बुरा नहीं लगता है। तो इसीलिए सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य की सुंदरता में वृद्धि होती है और इसके रिपीटेशन पुनरावृत्ति को रोका जाता है और संज्ञा के स्थान पे आता है। और सर्वनाम विकारी शब्द होते हैं क्योंकि ये लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित हो जाते हैं। और जब परिवर्तित हो जाते हैं तो विकारी कहलाए। क्योंकि मान के चलो मैंने आपने प्रयोग किया तो आपने, आपको, आपकी, आपके, आपसे, आपके द्वारा, ये सारे परिवर्तित हो रहे हैं, बदल रहे हैं। मैं से मेरा भी बनता है, मेरी भी बनता है, मेरे भी बनता है, परिवर्तित हो रहा है। तो इसीलिए ये विकारी कहलाए। सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता, बल्कि इनके लिंग का निर्धारण क्रियापद से होता है। अगर मैं यहां सेंटेंस प्रयोग करूं, वह स्कूल जाता है, और दूसरा मैं सेंटेंस प्रयोग करूं, वह स्कूल जाती है, तो आप मुझे ये बताइए कि इसमें आप कैसे पहचानोगे कि ये वह पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, और ये वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो इस बात से हमें ये प्रूफ हुआ कि सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कुछ सर्वनाम पुल्लिंग हो गए, कुछ स्त्रीलिंग हो गए। तो यहाँ वह का प्रयोग हमने पुल्लिंग में किया, कैसे पता चला हमें? जाता, वह स्कूल जाता है और वह स्कूल जाती है। तो ये जाती है हमें बता रही है कि ये वाला वह स्त्रीलिंग है, और ये जाता है हमें बता रहा है कि ये वाला वह क्या कहलाया? पुल्लिंग। ऐसे ही अगर मैं दूसरे सेंटेंस प्रयोग करूं, मैं फिल्म देखना चाहती हूं और मैं घर जाना चाहता हूं। तो ये चाहता हूं और चाहती हूं वह हमें बताएगा कि ये मैं कब पुल्लिंग होगा और ये मैं कब स्त्रीलिंग। तो आपको ये ध्यान रखना है, उसका भी बता देंगे सचिन, वो सारे नहीं करने हैं आपको, ठीक है? सारे करोगे तो विद्वान लेखक बन जाओगे। आपको सरकारी आदमी बनना है, तो सरकारी नौकरी आपको लेनी है, तो सरकारी नौकरी लेने के अपने तौर तरीके हैं, वही धीरे धीरे आप तक हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो मैं फिल्म देखना चाहती हूँ, ये चाहती हूँ बता रही है हमें, ये मैं स्त्रीलिंग है, और ये चाहता हूँ बता रहे हैं हमें, ये यहाँ पर मैं प्यारे बच्चों पुल्लिंग है। तो मैं ये समझाना चाह रहा था कि सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता, बल्कि इनके लिंग का निर्धारण क्रियापद से। क्रिया क्या है यहाँ? जाता है, जाती है, चाहती हूं, चाहता हूं, ये क्रिया है। तो इन क्रिया से हमें पता चल रहा है कि कब सर्वनाम पुल्लिंग होगा और कब कौन सा सर्वनाम स्त्रीलिंग। सर्वनाम दो तरह के होते हैं।
एक होता है मूल सर्वनाम और एक होता है यौगिक सर्वनाम। अब आगे बढ़ते हैं। सातवीं जो कंडीशन है हमारी, मूल सर्वनाम वह छोटे से छोटा सर्वनाम होता है जिसमें कारक चिन्ह अर्थात परसर्ग लगाकर यौगिक सर्वनाम बनाए जाते हैं। मूल सर्वनाम की संख्या 11 होती है। कौन से होंगे वो मूल सर्वनाम? मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, क्या, कौन, जो और सो, ये क्या कहलाते हैं? मूल सर्वनाम। यौगिक सर्वनाम कैसे बनेगा? मैं ने लगाया तो क्या बन गया? मैंने। ऐसे ही मेरा, मेरी, मेरे, मुझे भी बनता है। यहाँ पे मैंने एक ले लिया, आप, और इसी आप से बनाना हमने शुरू किए यौगिक सर्वनाम। आपने, आपको, आपसे, आपके लिए, आपका, आपकी, आपके, आप पे, आप पर, आप में, ये सब एक था मूल सर्वनाम आप। इसमें यहां क्या लगाया हमने? इसमें प्रयोग किया हमने यहाँ ने, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, संबंध का, के, की, ये जो लास्ट में जोड़ दिए वो सब क्या कहलाए अपने आप में? वो कहलाए कारक चिन्ह अर्थात परसर्ग। क्या कहलाए? कारक चिन्ह अर्थात परसर्ग। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यौगिक सर्वनाम हम उसे कहते हैं जब किसी भी मूल सर्वनाम में कारक चिन्ह लगे हो। जैसे संबंध में क्या आता है? का, के, की, रे, रा, री, तो रे, रा और जो री जुड़ा हुआ है में, तो उसी से तो बना है मेरा, मेरी, मेरे। तो कर्ता ने, तो ये ने कहां से आया प्यारे बच्चों? ये कर्ता का कारक चिन्ह है। मूल सर्वनाम कौन से होते हैं? में, तो मूल सर्वनाम में था, मूल सर्वनाम यहाँ आप था, उसी में कारक चिन्ह जोड़ के हमने क्या बना लिए? यौगिक सर्वनाम। तो मूल सर्वनाम वह छोटे से छोटा सर्वनाम होता है जिसमें कारक चिन्ह अर्थात परसर्ग लगाकर यौगिक सर्वनाम बनाए जाते हैं। क्लियर? तो ये तो थे मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम से पूछे जाने वाले क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन आते हैं सर्वनाम के भेद से। 10वां पॉइंट हमारा क्या है?
सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और उसमें पुरुषवाचक जो सर्वनाम है, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। इसमें एक होता है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं का प्रयोग होता है, मध्यम पुरुष में तू और आपका प्रयोग होता है, अन्य पुरुष में यह और वह का प्रयोग होता है। यहां पर वक्ता, लेखक अपने लिए प्रयोग करता है। किसका? उत्तम पुरुष का। दूसरे के लिए, और ये तीसरे अर्थात अन्य के लिए प्रयुक्त होते हैं। अन्य के लिए प्रयुक्त होते हैं। एक सेंटेंस के द्वारा आप इन तीनों को समझ सकते हो। मैंने आपको पहले ही कहा था कि वह बीमार नहीं है। आपको बताना है इसमें कौन कौन से सर्वनाम है, और वो जो सर्वनाम है उसमें उत्तम पुरुष कौन सा है, मध्यम पुरुष कौन सा है और अन्य पुरुष कौन सा है। हाँ, धीरे धीरे मुकेश आपकी सारी चीजें आ जाएगी बेटे, टाइम से पहले आगे नहीं भागना, ठीक है। हाँ, डोली का जो क्वेश्चन है वो भी वाजिब क्वेश्चन है, और ये चीजें मैं पहली क्लास में डिस्कशन कर चुका हूँ। और इस तरह से जब आप पूछते हो तो इसका मतलब टीचर पे डाउट कर रहे हो, ठीक है। पाठ बोधन भी पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी सिलेबस में मेंशन है और उसकी पीडीएफ आपको पहली क्लास में दे दी गई थी। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है, मैं एक ऐसा टीचर हूँ जो आपको पढ़ाता हूँ, पहले तो उसको नोट्स दे देता हूँ। जो भी ये चीजें यहाँ लिख रही है ना, ये ऑलरेडी सारी चीजें आपको मिल चुकी है, लेकिन आप में से कोई भी एक स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसने उनको खोल के देखा हो या पढ़े हो। इसीलिए कहता हूं कि नोट्स खुद बनाओ, क्योंकि अगर नोट्स मेरे द्वारा बने हुए तो वो मेरे काम के हैं, आपके काम के कैसे हो जाएंगे? क्योंकि कहाँ कौन सा शब्द में किस सेंस में प्रयोग किया हूं वो तो मुझे पता है ना, आपको थोड़ा ही पता है। उससे हेल्प तो मिल सकती है आपको, चीजें क्लियर तो होगी, लेकिन 100% क्लियर नहीं होगी दूसरे के नोट से। इसलिए पहले चीजों को अपने लेवल पर समझो, उसको परखो, और फिर शॉर्ट में उन चीजों को आप नोट करो। उसी को वो आपके नोट्स है जिससे जिंदगी भर आपके काम आएंगे, और कम समय में आप रिवीजन कर सकते हो जब आपको जरूरत पड़ेगी। क्लियर? दूसरा, ऐसा अकेला टीचर हूं जो पहली क्लास में सिलेबस पे डिस्कशन करके आगे बढ़ता हूं कि ये इस बैच में हम कंप्लीट कराएंगे, ये आपका सिलेबस है, और ये पार्ट इतने इतने नंबर का आता है। ये सेक्शन में 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, इससे 5 क्वेश्चन आएंगे, इससे 20 क्वेश्चन आएंगे, और इससे इतने क्वेश्चन आएंगे। वो पहली क्लास में क्लियर कर देते हैं। और पहली क्लास वास्तव में प्लानिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है,
लेकिन आपको तो ये है कि हमें तो सिर्फ पढ़ना है, प्लानिंग थोड़ा ही बनानी है। आपका तो काम है रोज पढ़ना, जैसे रोज रोटी खाते हैं। लेकिन अगर आप प्लानिंग बना लो कि मैं कभी भी 4 रोटी से ज्यादा शाम को नहीं खाऊंगा, ठीक है, कभी भी 3 रोटी से ज्यादा मैं शाम को नहीं खाऊंगा खाऊंगी, तो समझ लेना कि जिंदगी में उसके आगे बहुत ज्यादा फायदे होने वाले हैं। अब एक दिन तो भूख लगी ज्यादा तो 10 से आप रोटी खींच गए, और एक दिन आपकी 2 भी इच्छा नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि आपका कोई वास्तव में दिनचर्या ही नहीं थी, आपका कोई लाइफ स्टाइल ही नहीं था, आपने कोई प्लानिंग ही नहीं बनाई थी। अब किसी के यहाँ शादी में जाते हो, अपना जितना मर्जी भर लेते हो, अब ना तो ये देखते कि ये सही है गलत है, भूख लगी है तो बस अपना खा के आएंगे। और जब खा के आएंगे 2 दिन के बाद पता चलता है तबीयत क्या हाल है, कैसे हैं, तो या फिर उसकी बुराई करते हो, वहां तो खाने में ये था, वहां तो खाने में खाना उसने थोड़ा ही बनाया, वहां तो हलवाई ने बनाया, उसने तो पैसे दिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हर चीज के लिए एक प्री प्लानिंग होनी चाहिए, एक योजना होनी चाहिए। इंसान कभी फेल नहीं होता, उसकी योजना फेल होती है। और जो भी इंसान नौकरी लिए है ना, उनकी योजना सक्सेस हुई है। एक आदमी ऐसी योजना बनाता है, हर भर्ती में फार्म भरेगा, सिलेक्शन ले लेगा, और एक के पास कोई योजना नहीं, हार्डवर्क करना है, 18 घंटे पढ़ना है, जाएगा, वो दूसरे को भी पढ़ा देगा, सब कुछ समझा देगा, लेकिन खुद सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। भारतीयों में ज्यादा भीड़ इसी चीज की है कि नॉलेज तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जब प्रैक्टिकली करने की बारी आती है तब वहां हवा निकल जाती है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है। चलो जी, अच्छा किया आपने। अब ऐसे ऐसे विद्वान पैदा होंगे, अब आपकी तरफ को पहले कैसे देखेंगे, एक तो मुझे ये बताओ जब हम ऑनलाइन हैं, और दूसरी तरफ ये जब हमने विशेषण पढ़ाए ही नहीं अभी, तो विशेषण में तो दिक्कत रहेगी, जब पढ़ाएंगे तब बात करेंगे ना। अब एक क्लास में आओगे और 2 में गायब हो जाओगे तो दिक्कत मुझे थोड़ा ही होगी, आपको दिक्कत होगी। इसीलिए पहला टॉपिक संज्ञा है, और संज्ञा पे डिपेंड है सर्वनाम, क्लियर, और विशेषण डिपेंड है सर्वनाम पर। तो इसलिए जब सर्वनाम खत्म होंगे तब विशेषण पे आएंगे ना, तब दिक्कत खत्म होगी ना आपकी। कोई चीज आपको तो पूरे सिलेबस में दिक्कत थी, लेकिन जो मैं पढ़ा दिया अब तक उसमें दिक्कत नहीं रही। ऐसे जब विशेषण कंप्लीट हो जाएंगे तो उसमें भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि विशेषण इस सर्वनाम के बाद आएंगे। बात समझ में आए? तो देख लिया आपकी तरफ को मुकेश अच्छी तरह से, ठीक है। हाँ, ऐसे नहीं करते, बचपन वाली जो चीजें है ना उसको छोड़ दो। सरकारी आदमी बनना चाहते हो तो सरकारी आदमी की अपनी जिम्मेदारी होती है, वहां आदमी आप पे भरोसा करता है, आप जो भी करके दोगे वो चीजें ऑथेंटिक होती है, और उसके जिम्मेदार भी आप खुद होते हो। तो इसलिए बेफालतू की जो चीजें बचपन वाली है उनको छोड़ के तो सरकारी आदमी बनोगे। ऐसा कोई आदमी देगा कि सरकारी और उसके अंदर अभी भी बचपना जिंदा हो? नहीं रहता, क्योंकि जब वो नौकरी पे जाएगा तब उसकी ड्यूटी अलग है, जब वो घर में होगा तब बचपना लौट आएगा उसका। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, अभी विशेषण आने दो, उसके बाद आपके विशेषण भी कंप्लीट होंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। में का प्रयोग हमेशा उत्तम पुरुष के रूप में होता है। वक्ता कहने वाला, लेखक लिखने वाला अपने लिए हमेशा प्रयोग उत्तम पुरुष का करता है। दूसरा क्या, मध्यम पुरुष, ये सेकंड पर्सन है, तू और आपका प्रयोग दूसरे के लिए होता है। मैं अगर आपके लिए प्रयोग करूं, आपसे पूछूं कि आप कहाँ रहते हो, आप कैसे हो, तो यहां मैंने आपका प्रयोग आपके लिए किया है, क्लियर। तो वो क्या कहलाया, आप मध्यम पुरुष क्या है, ठीक है। तू मेरे साथ चल, तो ये तू क्या है प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए प्रयोग कर रहा हूं। तो यहां ये तू जो है और आप है, अपने आप में ये दोनों के दोनों क्या है, मध्यम पुरुष है, हमेशा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के लिए प्रयोग करता है। इसके बाद अन्य पुरुष थर्ड पर्सन, मेरे और आप लोगों के बीच में कोई बात हो रही है और किसी अन्य विषय में किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो वो अपने आप में क्या कहलाता है, अन्य पुरुष अर्थात थर्ड पर्सन कहलाया। यहां अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैंने आपको पहले ही कहा था, तो ये जो मैंने है ये क्या कहलाएगा, यहां उत्तम पुरुष। ये क्या कहलाया, उत्तम पुरुष। आपको क्या कहलाया, मध्यम पुरुष। ये क्या कहलाया, मध्यम पुरुष। और वह बीमार है, ये क्या कहलाया, कोई क्लियर ही नहीं है किसके बारे में विषय, ये क्या कहलाया, अन्य पुरुष। मैंने आपको कहा था, मेरे और आप लोगों के बीच में बातचीत चल रही है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि वह बीमार नहीं है। वह मतलब कोई तीसरा व्यक्ति, वो कोई भी हो सकता है, राम श्याम घनश्याम मोहन सुरेंद्र धर्मेंद्र जितेंद्र तेजेंद्र परमेंद्र, कोई भी हो सकता है।
तो यहां मैंने क्या हुआ उत्तम पुरुष, आपको क्या हुआ मध्यम पुरुष, और ये क्या हुआ अन्य पुरुष, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, और ये क्या कहलाया थर्ड पर्सन। अब इसी चीज को आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझना है, और वो डिटेल क्या है, सर्वनाम के 6 भेद। सर्वनाम के एक भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निजवाचक सर्वनाम। तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। वाचक का मतलब होता है कहने वाला, बताने वाला। फोर्थ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और फिफ्थ पर्सनवाचक और सिक्स संबंध वाचक सर्वनाम। इनमें जो हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, एक क्वेश्चन यहां से भी आता है, मैं, तू, आप, यह और वह, इन 5 सर्वनाम का प्रयोग करते हैं हम पुरुषवाचक में। जब आपका प्रयोग स्वयं की सेंस में हो, स्वतः के अर्थ में किया जाए, खुद के अर्थ में हो, अपने आप के अर्थ में हो, तब आप बन जाता है निजवाचक सर्वनाम। जब आपका प्रयोग हो मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन के लिए, किसके लिए, मध्यम पुरुष के लिए, तो वो पुरुषवाचक। जब आपका प्रयोग स्वयं स्वतः खुद अपने आप की सेंस में हो तो निजवाचक। यह का प्रयोग जब निकट के लिए हो और किसी वस्तु की निश्चितता को बताने के लिए हो, और वह का प्रयोग जब दूर के लिए हो और किसी वस्तु की निश्चितता को बताने के लिए हो, तो वो यह और वह कहलाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके अंदर कोई और कुछ का प्रयोग किया जाता है। बहुवचन के लिए हम कहीं का भी प्रयोग करते हैं। एक वचन के लिए कोई और बहुवचन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कहीं का। प्रश्नवाचक क्या, और इसका प्रयोग करते हैं हम क्या का, सजीव के लिए, सजीव वस्तु व्यक्ति के लिए क्या प्रयोग करते हैं, क्या। और दूसरा प्रयोग करते हैं कौन, कौन का प्रयोग करते हैं हम, क्या का प्रयोग होता है निर्जीव के लिए, और कौन का प्रयोग होता है सजीव के लिए। सजीव वस्तु व्यक्ति प्राणी के लिए। जो और सो अपने आप में कहलाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, और वर्तमान समय में वह का प्रयोग हो रहा है। वह का प्रयोग सो के स्थान पर, सो के स्थान पर किया जा रहा है। अब आपको ये ध्यान रखना है, आज जो हम क्वेश्चंस की वैरायटी आपको बताए, वो बताए कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं।
इन 6 को छोड़ के जो भी आ जाए वो सर्वनाम का भेद नहीं है, और इनमें से जो भी आ जाए वो सर्वनाम का भेद है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कोई बताइए किस प्रकार का सर्वनाम है, तो राइट आंसर होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक सर्वनाम बताइए कौन सा है, ऑप्शन होगा कौन, कोई, वह और आप। तो राइट आंसर क्या हुआ, कौन, क्योंकि कौन क्या कहलाया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है, इन सर्वनाम को देके प्यारे बच्चों भेद ऑप्शन में दिए जा सकते हैं और भेद को देके सर्वनाम ऑप्शन में दिए जा सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस यहां से बनते हैं और बाकी क्वेश्चंस बनते हैं सेंटेंस के आधार पर। जब आपका प्रयोग सेकंड पर्सन के लिए हो, मध्यम पुरुष के लिए हो, तो उस कंडीशन में आप कहलाता है प्यारे बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम। और जब आपका प्रयोग कहने वाला खुद करे, आप चला जाऊंगा, अगर मैं आपका प्रयोग अपने लिए करूं कि आप चला जाऊंगा या पानी स्वतः बह जाएगा, तो यह निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि स्वतः बह जाएगा मतलब है अपने आप बह जाएगा। तो आप चला जाऊंगा मैंने आपका प्रयोग अपने लिए किया। यह वक्ता अर्थात बोलने वाला, लेखक अर्थात लिखने वाला आपका प्रयोग अपने लिए करता है, तो उस कंडीशन में आप निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। और जब आपका प्रयोग किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए, पदार्थ के लिए हो, मैं आपसे पूछूं कि आपके पिताजी क्या करते हैं, मैं आपको कहूं कि आप कहाँ रहते हो, तो मैंने ये आपका प्रयोग अब सेकंड पर्सन के लिए किया, आप लोगों के लिए किया, तो उस कंडीशन में आप कहलाता है पुरुषवाचक, और पुरुषवाचक में भी मध्यम पुरुष। जब यह और वह का प्रयोग थर्ड पर्सन किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है, ठीक है, वह खेल रहा है, वह पढ़ रहा है, वह जा रहा है, वे खेल रहे हैं, तो ये सब क्या है, थर्ड पर्सन है, कुछ क्लियर नहीं है वह कौन है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि यह गाय है और वह घोड़ा है, तो यहां ये यह और वह निश्चयवाचक बन जाएंगे, क्योंकि जब यह वह किसी वस्तु की निश्चितता का बोध कराए, तो वो अपने आप में वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और जब यह वह ऐसे हमें कुछ क्लियर ही ना हो कि यह वह है कौन, तो वो अपने आप में प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना है, वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहला। वह बीमार है पुरुषवाचक सर्वनाम, और वह घोड़ा है निश्चयवाचक सर्वनाम, वह यह विलायती चूहा है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्योंकि जहां किसी वस्तु की निश्चितता का बोध हो रहा हो, या निकटता को बता रहा हो, या वो दूरी के लिए प्रयोग में आ रहा हो, और साथ के साथ निश्चितता का भी बोध करा रहा हो किसी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति की, तो उस कंडीशन में यह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। यहां भी वह का प्रयोग होता है, लेकिन यहां वह का प्रयोग जो के साथ संबंधित होता है, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। तो यहां वह न तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, न यहां वह प्यारे बच्चों निश्चयवाचक है, यहां केवल और केवल वह संबंधवाचक है। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, इस वह का संबंध जो के साथ है। तो जब एक सर्वनाम का संबंध किसी दूसरे सर्वनाम से बताया जाता है, तो वो कहलाता है संबंधवाचक सर्वनाम। बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, लगभग 30 से 35 अलग अलग सेंटेंस लिखकर इन चीजों को प्रूफ करेंगे कि यह और वह कब पुरुषवाचक होंगे, यह वह कब निश्चयवाचक होंगे, और वह कब संबंधवाचक सर्वनाम बनेगा, आप कब पुरुषवाचक कहलाएगा और आप कब निजवाचक कहलाएगा। आज केवल क्वेश्चंस की ये वैरायटी थी, सेंटेंस में दी गई क्वेश्चंस की वैरायटी को करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं अनुमति। नमस्कार।